अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बेटा रिटन इंग्लिश में बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। हमारे इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और ये बुक फर्स्ट से रिलेटेड है। बुक फर्स्ट में स्मार्ट सिलेबस में जो जो आपके लेसन हैं, उन्हीं लेसन से 2 या 3 लाइंस आपको स्मॉल इंग्लिश में लिखी हुई आएंगी। उनको आपने कैपिटलाइज भी करना होगा जहाँ जहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने होंगे। उसके अलावा जो डिफरेंट साइंस हैं या डिफरेंट मार्क्स, वो आपने उसमें यूज़ करने होंगे। और ये क्वेश्चन बेटा मैथमेटिकल है। आप यूँ समझें कि इसमें अगर आप कोई गलती नहीं करते तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। इवन 1 नंबर भी या 0.5 भी एग्जामिनर डिडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आप लोगों की थोड़ी सी कंसंट्रेशन आप लोगों को इसमें परफेक्ट बना सकती है। तो इसलिए बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे पंक्चुएशन का उर्दू में हम इसे रुमूज़े औकाफ कहते हैं, अगर उर्दू में इसे ट्रांसलेशन किया जाए। तो अब हम इसे कहते क्या हैं, देखें, दीज आर डिफरेंट साइंस और मार्क्स विच वी यूज वाइल राइटिंग। रिटन इंग्लिश में असल में डिफरेंट मार्क्स हैं, डिफरेंट साइंस हैं जो हम यूज करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंस है इन मार्क्स की, कि बाज़ औक़ात अगर हम गलत यूज़ कर लें पंक्चुएशन मार्क्स, तो इवन एक जुमले का मीनिंग ही अपोजिट हो जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि सेम वर्ड्स होंगे, सेम सीक्वेंस होगा, सिर्फ मैं पंक्चुएशन मार्क्स चेंज करूंगा। उसके पंक्चुएशन मार्क्स चेंज करने से ही मीनिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। ये सिंपली मैं आई एम डूइंग दिस टू एलेबोरेट यू दैट हाउ सिग्निफिकेंट रोल दीज पंक्चुएशन मार्क्स हैव। देखें बेटा, The doctor said, यहां पर मैं बेटा कॉमा लगा रहा हूं और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहा हूं। फिर मैं लिख रहा हूं द पेशेंट हैज गॉन मैड, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब देखें बेटा, ये जो स्टेटमेंट है, इसको हम अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो मैट्रिक में, तो आपको मालूम होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट होती है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को हमने इनक्लोज किया इन्वर्टेड कॉमास में। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द डॉक्टर सेड द पेशेंट हैज गॉन मैड, कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक मरीज पागल हो गया है। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं, थोड़े से मार्क्स चेंज करते हैं। देखें, अल्फाज के सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन देखें मैं सिर्फ मार्क्स की थोड़ी सी रद्दोबदल कर रहा हूं। उसमें हम देखेंगे कि यहां पर हम देखें द डॉक्टर, इसके गिर्द मैं इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं, फिर मैं यहां कॉमा लगा रहा हूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं सेड द पेशेंट। यहां पर अब मैंने कॉमा लगाया, ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब देखें, मैंने ऊपर देखें, यहां से मैंने डॉक्टर लिया, द डॉक्टर, यहां मैंने डॉक्टर के बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा के बाद मैंने सेड द पेशेंट, ये सेड लिया और यहां से द पेशेंट। उसके बाद मैंने यहां कॉमा लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं हैज, लिख रहा हूं हैज गॉन मैड। अब देखें, सेम वर्ड्स हैं, वो नीचे भी सेम वर्ड्स हैं,
सिर्फ चेंज किया मैंने, डॉक्टर के बाद यहां पर कॉमा लगाया और यहां मैंने सेट द पेशेंट। अब देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच बन गई, यहां पर ये रिपोर्टिंग स्पीच थी, और अब इस डॉक्टर का रिलेशन बेटा यहां इससे लिंक हो गया, क्योंकि जब हम किसी फ्रेज या क्लॉज के आगे और पीछे, बिफोर एंड आफ्टर कॉमाज लगा देते हैं, दैट बिकम्स एडिशनल फ्रेज, वो एडिशनल फ्रेज बन जाती है। इट मींस ये एडिशनल है, और हम इसे ये भी कह सकते हैं दैट इज प्राइमरी क्लॉज भी कह सकते हैं, हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नेम्स हैं इसके। लेकिन फिलहाल हम चूंकि पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यही कहेंगे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इस नाउन का रिलेशन इस हेल्पिंग वर्ब से बन गया। अब इसको देखते हुए हम क्या कहेंगे, अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर पागल हो गया। अब देखें ऊपर के सेंटेंस में कौन पागल था, मरीज, अब पागल है डॉक्टर। तो सिंपल मैंने आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम पुटिंग एन एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट दैट हाउ क्रिटिकल, हाउ important the use of these symbols is, कि अगर आपने देखें सिंपल हमने मार्क्स की जगह चेंज की है इन सिंबल्स की, और मीनिंग्स में ज़मीन आसमान का चेंज हो गया। तो इसलिए बेटा हमने इंग्लिश में क्या करना है, बहुत सोच समझ कर इन साइंस को या सिंबल्स को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने देखना यह है कि हाउ टू, सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेप यह है कि वी ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट दी साइंस, कि साइंस हम लिखते कैसे हैं, कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका प्रॉपर, इसकी पहचान होनी चाहिए और लगाने का तरीका आना चाहिए कि कैसे इन्हें लगाया जाता है। देखें नंबर 1 फुल स्टॉप, और इसे द पीरियड भी कहा जाता है। आपने कैसे लगाना है फुल स्टॉप को, सपोज ये आपकी लाइन है पेपर की, तो फुल स्टॉप यहां लगाएंगे। बाज़ औक़ात आप लाइन पर लगा देते हैं, लाइन डार्क होती है और वो इंक में मिक्सअप हो जाती है और एग्जामिनर समझता है आपने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि थोड़ा सा लाइन से जरा ऊपर आप फुल स्टॉप लगाएं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। बाज़ औक़ात लाइन, मैंने जैसे आपको बताया, लाइन डार्क कलर की होती है, वो मिक्सअप हो जाती है। तो ये हो गया आपका फुल स्टॉप, ये पीरियड। नंबर 2 कॉमा। कॉमा ये बेटा आपकी लाइन है, कॉमा यहां पर लगाएंगे आप। हम इसे लाइन से नीचे नहीं लेके जाएंगे, हम इसे लाइन से नीचे नहीं लेके जाएंगे, हम इसे लाइन के ऊपर रखेंगे, लेकिन लाइन को टच करे आपका। ये खूबसूरत यही लगता है, प्रॉपर यही लगता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर सेमी कॉलन, ये आपकी पेज की लाइन है, ये सेमी कॉलन, ये डॉट और ये आपका कॉमा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे दोनों। उसके बाद नंबर 4 कॉलन, ये आपकी बेटा लाइन हो गई और ये आपके 2 डॉट्स वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये नीचे वाला डॉट जो है आप टच करेंगे लाइन के साथ, बेहतर यही लगता है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये बेटा लाइन आ गई आपकी, ये क्वेश्चन मार्क, फिर वो ये डॉट जो है क्वेश्चन मार्क का आप टच करेंगे लाइन के साथ। फिर उसके बाद नंबर 6 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपकी लाइन आ गई, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आप बाज लोग इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह देते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कह लें, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 7 हाइफन। हाइफन बेटा ये आपकी लाइन है पेज की, ये हाइफन ये छोटी सी लाइन को कहते हैं हम। उसके बाद 8 डैश। डैश और हाइफन में ये डिफरेंस है, ये आपकी पेज की लाइन हो गई, हाइफन जरा लंबाई में छोटी होती है, डैश जरा लंबाई में बड़ी होगी, ये आपकी डैश हो गई। उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी ये बेटा आपकी लाइन हो गई पेज की। अब देखें कॉमा हमने लगाया था, लाइन के साथ टच किया था, ये लेटर के हम साथ लगाते हैं, यूं कहेंगे हम नीचे वाली डायरेक्शन पर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। एपॉस्ट्रॉफी शेप के लिहाज से सेम है कॉमा से, कॉमा और एपॉस्ट्रॉफी शेप के लिहाज से सेम है, लेकिन इसकी प्लेस का फर्क है। कॉमा हम नीचे लगाते हैं लाइन के साथ और एपॉस्ट्रॉफी हम ऊपर लगाते हैं लेटर के साथ, तो शेप सेम है। उसके बाद नंबर 10 इन्वर्टेड कॉमास। यह आपकी लाइन आ गई, ये वाले जो कॉमास हैं इनकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी स्टार्ट वाले, और ये जो कॉमास होंगे इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। उसके बाद इलिप्सिस में बेटा ऐसे है कि हमने ये लाइन है आपकी और इसमें हमने 3 या 4 डॉट लगाएंगे। अब ये आपकी मर्जी नहीं है कि जनाब आप 5-6 लगा लें, 3 या 4 लगाए जाएंगे इलिप्सिस। नंबर 12 पर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो ये बेटा 12 हम पार्ट्स हैं इस पंक्चुएशन के, जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। वी विल टेक one sign, then we will discuss its rules, then we will take another sign, step by step, 1 by 1 हम इसको लेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये करेक्टली आप देख लें, सबसे पहले तो आपको ये अलामतें दुरुस्त अंदाज में लगानी आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब बेटा देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप, या जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसे द पीरियड भी कहा जाता है। अब इसको मैं आपको 1 बाय 1 समझाता जाता हूं कहां कहां पर यूज करते हैं। नंबर 1, इसका पहला जो यूज है, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ declarative and imperative sentences। अब देखें, पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम उर्दू में बयानिया जुमले भी कह देते हैं। इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 टाइप्स के सेंटेंस हैं ये इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको बताता चलूं, फिर बच्चे बाद में पूछते हैं जी नेगेटिव भी आ जाएंगे या बयानिया भी आएंगे या नहीं। तो इसमें बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे। जब हम डिक्लेरेटिव की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर आल्सो डिस्कसिंग एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यू विल पुट
full stop after affirmative sentences as well as after negative sentences. I will give you examples after this. Imperative sentence always begins with verb. Imperative sentence always begins with verb. Its structure is verb plus object. तो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, सब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड समझते हैं. Whenever we use imperative sentence, it means when we are ordering someone या when we give order or advice to someone, it is expected that he is standing before us and we are giving orders to him, we are giving advice to him because he is standing before us. So we normally do not use subject in imperative sentences because subject is always considered understood. तो imperative sentence को पहचानने का बेटा सबसे आसान तरीका यह है कि it always begins with verb. तो अब let us take the examples. तो हम कहेंगे he has taken his breakfast early in the morning. ये मैंने यहां पर फुल स्टॉप लगाया, देखें. तो इस सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, एफर्मेटिव भी कह सकते हैं. जिसे आप एफर्मेटिव को कहते हैं मुस्बत जुमले उर्दू में कहा जाता है, ठीक है. डिक्लेरेटिव को हम बयानिया जुमले कहते हैं उर्दू में, नेगेटिव को हम मनफी जुमले कह देते हैं. उसके बाद ही डिड नॉट गिव मी एनी, सॉरी, he did not give me any information about his departure. तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. फिर हम कहते हैं शट द डोर. ये देखें, शट यहां पर वर्ब है, द डोर दिस इज ऑब्जेक्ट. ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ गए. फिर हम कहते हैं प्लीज हेल्प मी. ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज हेल्प मी. तो अब देखें, ये मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है. ये दोनों सेंटेंसेस हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. मज़ीद इसको हम अगर इसकी तफसील में जाएंगे तो हम इसे एलेबोरेट कर सकते हैं कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट. सेकंड वन, full stop is used at the end of direct questions, indirect questions. Full stop is used at the end of indirect questions. First of all, I will try to explain what is direct question and what is indirect question. So when I write he said to me, comma, inverted commas begin, how can you do it? As you know that this is reporting speech, this is reporting speech and this is reported speech.
when we enclose any interrogative sentence inside the inverted commas, it becomes direct question. We will call it direct question, and we always put question mark after direct question. Direct question always takes question mark after it. But when we change it into indirect sentence, he asked me how I could do it. When we change this direct sentence into indirect, it becomes indirect question, and we put full stop after it. Why we use full stop after it? It is a question. Why wouldn't, why won't we put question mark after it? Because we are writing here asked. As you know बेटा कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर सब्जेक्ट. दिस इज द सिंपल, यू में से एक सिंपल सी पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाने हों तो वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. And when we change interrogative sentence into indirect sentence, we first of all we say to the students that कि हम जो है इस सवालिया जुमले की सेंस ख़त्म करते हैं. और सवालिया जुमला की सेंस कैसे ख़त्म की जाती है, उसकी नेचर कैसे ख़त्म की जाती है, उसको हम ऐसे ख़त्म करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, वी विल पुट या वी विल इंट्रोड्यूस हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट. एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस या व्हेन वी पुट हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, then it no longer remains interrogative sentence. So this is the reason we put full stop after the indirect question. It is indirect question. तो indirect question के आखिर में हमेशा हम full stop लगाते हैं. We do not use question mark after it. थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट इसका ये है, देखिए, फुल स्टॉप इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन मार्क. एब्रीविएशन मार्क के तौर पर यूज किया जाता है फुल स्टॉप को. For example, we write FA. FA means Faculty of Arts. We will write FSC. FSC means Faculty of Science. We write Mr., Mrs. Here we put नवंबर, ये डॉट यहां पर हम पुट करेंगे, यहां पर लगाएंगे. Here full stop is being used as an abbreviation mark. Fourth point is full stop is not used as an abbreviation mark when abbreviated letters
form a new word. तो एब्रीविएशन मार्क हम नहीं लगाएंगे जब एब्रीविएटेड लेटर से एक नया लफ्ज बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे नादरा, ये पांचों लेटर हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एब्रीविएटेड लेटर्स हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, we will not put it, we will not put abbreviation mark here. One or two example more. NAB, National Accountability Bureau, UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, APWA, let me tell you one more example, APWA, All Pakistan Women Association, etc. This is, dear students, my first lecture, and we will meet again inshallah tomorrow.